अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं हसैन लियाकत। आज मुकाबला था कराची में, कराची और लाहौर के माबेन। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आपको पता है रवायती हरीफ भी है, जहां पर लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन बनाए। चेंजेस किए थे अब फ्रंट पे लाहौर कलंदर्स ने, वो चेंजेस काम आए। आज फ़खर जमान का बल्ला भी चला और साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी थोड़ा सा गुस्सा उतारा है लाहौर कलंदर्स पे, जिनको तकरीबन 5 से 6 मैचेस बाहर बिठाया गया और आज उन्होंने 50 स्कोर की है। उसके बाद 177 रन का जब बोर्ड पे टारगेट था तो कराची ने बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़ किया। शान मसूद ने आज कुर्बानी दी, 1 डाउन की पोजीशन पर आए। ओपनिंग की जेविंस ने और टीम साइफर्ड ने, और उन्होंने बड़ी शानदार ओपनिंग स्टैंड दिया कराची को, और पहली दफ़ा वो 50+ ओपनिंग स्टैंड देने में कामयाब हुए। उसके बाद शान मसूद की भी एक फायरी इनिंग्स थी, इरफान नियाजी की भी फायरी इनिंग्स थी, लेकिन शोएब मलिक ने कमाल किया, जिन्होंने आखिरी गेंद पर 3 रन लगाए और 3 रन चाहिए थे और चौका लगाया और कराची किंग्स को फतह दिलवाई। और साथ उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम जब कराची एयरपोर्ट पर थे तो मैंने और कैरन पोलार्ड ने कहा कि एक मैच मैंने जितवाना है और एक मैच शोएब मलिक ने जितवाना है, तो एक मैं जितवा चुका हूँ, अब अगला मैच कैरन पोलार्ड जाने और कराची किंग्स जाने। सो ये कहना था शोएब मलिक साहब का, लेकिन आज कमाल कर दिया शोएब मलिक साहब ने। हमारे साथ इस तरह से मैच के ऊपर बात करने के लिए स्टोरी में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाकिर भाई साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई, 42 साल शोएब मलिक एक दफ़ा फिर हीरो बन गए और आखिरी गेंद पर 4 रन लगाकर कराची किंग्स ने एक सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर को शिकस्त दे दी। जी हाँ, सनसनीखेज मुकाबला हुआ। कल हम यही बता रहे थे कि दोनों में आपस में कराची और लाहौर में मुकाबला होगा। सब ये अभी सख्त मुकाबला नहीं हुआ, हमने कल प्रोडिक्शन कर दी थी, क्योंकि पास में अगर देखें कराची और लाहौर दो जगह रीजन में क्रिकेट ऐसी होती थी एक टाइम पे कि जहाँ से प्लेयर प्रोड्यूस होते थे बहुत ज़्यादा। अब KBK से आ रहे हैं और दीगर जगहों से, सवाद से आ रहे हैं, दीर से आ रहे हैं, पेशावर से भी बहुत आ रहे हैं। तो ये 1-2 नाम ऐसे जुड़े हुए हैं क्रिकेट से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रहे कि जहाँ से बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं। स्पिनर में अगर खेलें, स्पिनर को खेलते थे तो कराची से खेली जाती थी। फास्ट बॉलर का नाम लेते थे तो लाहौर से फास्ट बॉलर प्रोड्यूस हुए। मगर आज जो है वो शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद के दरमियान जो जंग चल रही थी वो नज़र आ रही थी ग्राउंड में, क्योंकि डू एंड डाई वाला मैच लग रहा था। इतना सनसनीखेज मुकाबला हुआ क्योंकि इतना ट्विस्ट आया मैच में। एक तो कैच जब फ़खर जमान ने पकड़ा तो वहाँ पर जो है रिव्यू ले लिया गया, और वहाँ पर शाहीन शाह जो है वो अनवर अली का कैच था, वहाँ पर वो थोड़ा सा बहुत गुस्से में नज़र आए। तो ओवरऑल देखें तो पॉलेट पे सारी जिम्मेदारियां नहीं थी कराची किंग्स की, और 179 रन थे, जो कि आपने जैसे कहा ओल्ड इज गोल्ड प्लेयर। शोएब मलिक हमारे साथ भी खेलते रहे, मगर उनकी फिटनेस की क्या ही बात है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आज तक नज़र आता है। 17 बॉलों पे 27 रन किए, मैच फिनिशर जिसे कहा जाता है, आउटस्टैंडिंग। और कराची की डगआउट में रौनकें थी वो वापस बहाल होकर आई हैं कि स्टिल हमारा भी चांस है। शान मसूद जो है इंडिविजुअली परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे, मगर टीम जीतेगी तो शायद उनकी भी बचत हो जाएगी और फ्रेंचाइज की बचत हो जाएगी। सर शोएब मलिक का आखिरी यादगार चौका, एक छक्का था जावेद मियादाद का, और अब शोएब मलिक का जो चौका था ये भी इनको काफ़ी अरसे तक याद रहेगा, क्योंकि शोएब मलिक का जो करिश्मा था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था इस PSL में, और कम होते होते आखिरकार वो एक मैच जितवा गए कराची किंग्स को, और बैक इन हंट है शोएब मलिक। यकीनन कराची किंग्स ने शोएब मलिक को कैरी करने का जो फैसला किया था वो कोई ज़्यादा मकबूल फ़ैसला नहीं था। लोग ये समझ रहे थे कि शायद शोएब मलिक के बजाय ने किसी ज़्यादा एनर्जेटिक यंग प्लेयर की तरफ साथ जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल शोएब मलिक ने अपनी प्रेजेंस थी उसको किसी हद तक जस्टिफाई किया। और आज इतना प्रेशर टाइम था, अगर शोएब मलिक ना होते कोई और प्लेयर होता तो मुमकिन है वो कराची किंग्स के हक में जो है वो ये रिज़ल्ट ना जाता, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। वो जिस तरह एक बड़े कूल एंड काम होते हैं, सिचुएशन को बहुत अच्छा रीड करते हैं, और उस मौके पर उन्होंने वो कर दिखाया जो उनकी टीम की ज़रूरत थी। और कराची किंग्स की जीत कराची में ये इसलिए भी ज़रूरी थी कि वो जो फ़ैन एक तरह के क्रिकेट से रूठे हुए थे, और हमने देखा कि कल पिंडी में जब ज़ल्मी के पॉल ने कहा कि काश में पिंडी का क्राउड कराची लेके साथ जा सकता, उसको इतना यहाँ पुरजोश एक क्राउड मिला। तो इस जीत से यकीनन कराची की ऐसे मैच होंगे जैसे हुए हाई वोल्टेज वाले, तो क्राउड आता रहेगा, बिल्कुल आएगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस फतह ने एक तो कराची को मैच जितवाया, दूसरा इतना क्लोज कंटेस्ट हुआ, तो अभी काफ़ी मैचेस होने हैं कराची में, तो होपफुली ये एक दोबारा से क्राउड को क्रिकेट के साथ PSL के साथ जोड़ेगा। और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची हमें कैपेसिटी क्राउड आपको इससे ज़्यादा भी क्राउड नज़र आ सकता है। बिल्कुल कैपेसिटी क्राउड भी हो सकता है अगर कराची की टीम, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और ओवरऑल ब्रांडिंग वाइज भी कराची की बड़ी तगड़ी टीम है, और सिर्फ उसको शहर से ही, अपने शहर से सपोर्ट मिले तो 2.5-3 करोड़ का शहर है, और सबसे बड़ी स्पोर्ट फ़ैन फॉलोइंग उसकी बन जाएगी। मैं समझता हूँ इस वक्त वैसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से शावर का जो फ़ैन क्लब है वो बड़ा है
उसके फ़ैन भी बहुत क्रेजी हैं। और हमने देखा जो कल पिंडी में मैच था, पेशावर से आके उन्होंने पिंडी का स्टेडियम को, पिंडी ही उनका इवन अगर कोई पेशावर से नहीं भी आया ना, तो पेशावर की हर शहर में इतनी फैन फॉलोइंग जरूर है कि वो वहां पे ग्राउंड पर जो लीड कर रहा है उस टीम को वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, और बड़ा जो प्लेयर जो लीड करवा रहा है बच्चों से, जो लेकिन sign सर हुई है, हमेशा उनको भी पेशावर ने confidence दे ऐसे रहा है। बड़े प्लेयर्स को ही रखा है। जब शोएब मलिक पीक पे थे वो पेशावर में थे, बाबर आजम पीक पे वो पेशावर में, शाहिद अफरीदी पीक पे थे वो पेशावर में थे। नहीं, बस इस फतह से कम कराची के हमें दो तरह से देख रहे हैं। कराची किंग्स के लिए बड़ा अच्छा है कि उसको अपनी टीम को एक सपोर्ट मिलेगी और अच्छी उनकी विक्ट्री है, वो जो उनकी जो होप्स हैं वो अलाइव है अभी PSL 9 में। और दूसरा जो हम बार बार गिला करते हैं, हम भी गिला करते हैं, प्लेयर्स भी गिला करते हैं कि कराची में क्राउड नहीं आ रहा। इस तरह के अगर नेल बाइटर होंगे, आखिरी बॉल तक लोग जुड़े रहेंगे, तो फिर कराची में क्राउड भी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सर कराची और लाहौर के मैच में एक ड्रामाई रन आउट हुआ और टिम साइफर्ट भी परेशान थे, अंपायर्स भी परेशान थे, और हम भी जब देख रहे थे तो हमने कहा यार कि ये आउट नहीं है, ये बाउंड्री की तरफ क्यों जा रहे हैं। लेकिन टिम साइफर्ट को असल कहानी पता थी कि वो दूसरे एंड से आउट हो गए। सो ड्रामा आज काफी ज्यादा हुआ, काफी ज्यादा हुआ। उससे पहले शोएब मलिक के साथ भी हुआ, जो यंगस्टर से जब 2 की कॉल करी शोएब मलिक ने, वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे थे, मगर वो बाद में हुआ, वो बाद में हुआ है। टिम उससे साइफर्ट पहले का भी जो ड्रामा हुआ, ड्रामा ट्विस्ट चलता रहा। जब ऐसे क्रूशल में जाते हैं, क्रूशल सिचुएशन आती हैं, तो बिटवीन कराची और लाहौर के दरमियान तो पोजीशन ऐसी होती है, जब एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी ऑन द फील्ड अंपायर पे गुस्सा करते हुए नजर आ रहे थे। यही चीज़ है टिम साइफर्ट, और वो पार्टनरशिप विंस किंग्स की बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी जहाँ पर ये खेल रहे थे, जो रन आउट हुआ, क्योंकि बोथ एंड से दोनों एक ही जगह पे आ गए थे बीच में। और ये रिव्यू पे जाता है, फिर देखते हैं आप कि कौन पहले अपनी क्रीज में कहाँ पर था। यही चीज़ें, ऐसे डिसीजन होते रहते हैं। और आज तो लग रहा था कि 26वां मैच था, सुपर ओवर हो ही जाएगा जिस तरह से मैच चल रहा था। सर सुपर ओवर हो जाता मजा आ जाता, वैसे मजा आ जाता है। हैट्रिक तो हो गई है, अकील हुसैन ने हैट्रिक करी थी पिछले मैच में, आज ये सुपर ओवर भी हो जाता और 26 मैच हो गया ऑलमोस्ट, तो अच्छा है और ट्विस्ट भी आता। मगर फिर भी कुछ फैन फॉलोइंग लाहौर कलंदर की थी और कुछ कराची की थी, जो कि बड़ा हाई वोल्टेज मैच देखने में आ रहा था। और एंड ऑफ द डे फिनिशिंग जो है ओल्ड इज गोल्ड ने की मैच की। सर आज शोएब मलिक ने ना इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा हम कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो कैरन पोलार्ड ने सबको बुलाया और उसने कहा कि यार मैं और शोएब मलिक हैं, सबसे सीनियर है, तो एक मैच शोएब मलिक जितवाएगा, एक मैं जितवाऊंगा, और आप सब ने हमें जो है वो सपोर्ट करना है। तो मलिक साहब कह रहे थे कि मैं तो अपना मैच जितवा चुका हूँ, अब कैरन पोलार्ड जाने और अगला मैच जाने। इस बात से लगता है कि वो दोनों जो सीनियर प्लेयर हैं, जो 40s में है अब दोनों, और मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी लीग्स अब उनको उस तरह से ज़्यादा प्लेयर नहीं ले रही, तो उनको भी ये एक एहसास ज़रूर है कि हम अपनी इस टीम पे बर्डन ही ना बन जाएं। और उन्होंने दोनों ने अपने प्लेयर्स अपनी रेपुटेशन के लिए किया था, इसलिए उन्होंने एक ऑन किया अपनी टीम को, और एक ऑनरशिप ली है कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक मैच हम दोनों जिताएं। चलो शोएब मलिक कामयाब हो गए, देखते हैं पोलार्ड क्या करते हैं। ओनर्स ने भी आज फ्लाइंग किस दी है शोएब मलिक को स्पेशली, क्योंकि बड़े अरसे बाद फॉर्म में नजर आए वो। चले उनको उनकी जो सिलेक्शन थी उनको रिटेन करने का एक फैसला था, उसको किसी हद तक शोएब मलिक ने बहरहाल जस्टिफाई किया। और इस तरह के जो क्रंच मौके होते हैं उस पर प्लेयर की अपनी जो सलाहियत तो है ही है, लेकिन जो उसका तजुर्बा होता है और जो नर्व्स कंट्रोल करके सिचुएशन को समझ के उससे निकलना होता है, बड़ा मैटर करता है। और इस तरह के यही तजुर्बा है जो आपको इन प्रेशर सिचुएशन से निकालता है, और फिर ये तजुर्बा अपनी टीम के बेनिफिट में जाता है। मगर प्रेशर जो है वो जमान खान पे डाल दिया सारा, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ बेचारे का क्या कसूर है कि आपके एंड के ओवर उसी से करवाते हैं बार बार, ऐसा मैचेस फंसा हुआ। सर ये बताएं कि जो शान की कुर्बानी थी, इससे पहले कि हम कार्ड्स की तरफ चले, मैं 2-3 पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। शान मसूद की जो कुर्बानी थी आज ओपनर ना आने की, वो रंग ले आई है, क्योंकि वो ओपनर नहीं आए और ओपनिंग भी चल गई और कराची की टीम मैच भी जीत गई। देखिए शफलिंग करनी पड़ती है आपको कहीं ना कहीं, और सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है। शान मसूद एज ए मिडिल में भी खेलते रहे और डोमेस्टिक पास में हमारे साथ खेलते रहे पीछे, उधर भी उनको 3 या 4 नंबर पे खिलाया गया था। जब एक टाइम पे डोमेस्टिक में खेले थे उनकी जगह नहीं बनी थी, जहाँ पर इमरान फरद या तौफीक उमर ऐसे ओपनर बैटिंग जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स थे। मगर डे बाय डे फिर वो जैसे सीनियर होता रहता है प्लेयर, फिर वो अपना ग्राफ या ऊपर जाता है उसका या फिर बहुत नीचे आता है। तो एज ए कैप्टनसी में अगर देखें तो उन्होंने डिसाइड यही किया था, क्योंकि इनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो काफ़ी थी। आप देखें कि शोएब मलिक एक एंड पे खड़े हैं, मगर एक एंड से आउट भी होते जा रहे थे। उसके बाद अनवर अली भी बैटिंग पे रहते थे, फिर हसन अली भी रहते थे, फिर ऑलराउंडर में और भी 2-3 प्लेयर हैं वो भी रहते थे। तो ऑलराउंडर नियाजी को अगर देखें तो सेट खेल रहे थे, वो आउट हुए। ये चीज़ होती है कि आपको एक तरफ कुर्बानी देनी पड़ती है ऐसे ही, और आउट ऑफ फॉर्म भी अगर नजर आ रहे हैं आप, 50 इनिंग्स नहीं खेली आपने, कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेली, तो आप में विंस को या दूसरे प्लेयर्स को मौका दे सकते हैं। तो वही मौका था टर्निंग पॉइंट मैच का, जहाँ पर सेफर्ट की जो इनिंग्स थी वो बीच में और विंस के साथ जो है 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप लगी, वहाँ से वो टर्न हुआ मैच में, और फिर आपने एक टारगेट सेट किया 179 रन का। सर अगर बात की जाए पूरे मैच की, तो मैं समझता हूँ कि मैच आके ना इरफान नियाजी की बर्क रफ्तार इनिंग्स ने बनाया, क्योंकि इरफान नियाजी अगर वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को एक ओवर में 15 रन ना लगाते, उसके अलावा डेविड विजे को, जमान खान को, जितने भी बॉलर्स आए ना,
उनको उन्होंने आड़े हाथों में लिया और वहां से जाके मैच बना और एक जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ शोएब मलिक पे। देखें 16 बॉलों पे 35 रन ये बताते हैं कि उस वक्त सिचुएशन यही चाहिए थी, और जब आपने कुछ प्लेयर ऐसे ही कैरी करने होते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में आपको जो है वो यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं, और मेरा ख्याल है उसने अपने टीम में मौजूदगी का पूरा एक एहसास दिलाया अपने मैनेजमेंट को, और उस वक्त वो जो 16 बॉलों पे 35-36 रन थे वो मैच जो है वो बहुत दूर ले गए लाहौर के अंदर से, और फिर एंड पर आकर जो रही सी कसरत थी वो शोएब मलिक ने पूरी की। तो मैं समझता हूँ कि इस मैच को अगर टर्न किया तो उन नियाजी को सिनिक्स ने किया, और उसको क्रेडिट बहरहाल उसका बनता है कि उसने मैच एक तरफ से पलटा दिया, वरना लाहौर के अंदर बहुत स्ट्रांगली जो है इस मैच को अच्छा खेले सीजन में नियाजी, तो इंप्रेसिव बैटिंग की है और बीच में आके फिर फील्डिंग भी मौका भी पूरा मिला ना, मौका भी मिला है। कैप्टन का हम ये बात कर रहे हैं, जितने भी पीएसएल सीजन 9 में कैप्टन हैं वो प्लेयर्स को मौका भी दें, इमर्जिंग जो पोटेंशियल प्लेयर आपको नजर आता है उसको आपको मौका देना चाहिए। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है ना, फिर वो ग्रूम करता है, फिर अपना वक्त आने पर फिर परफॉर्म करके अपनी जस्टिफिकेशन भी साबित करता है कि हाँ यार मेरे में वो सलाहियत है कि मैं पीएसएल जैसी एक बड़ी लीग को रिप्रेजेंट कर सकूं, और फिर फ्यूचर में और प्लेयर का पता ही खेलेंगे बात पता लगता है। जैसे पेशावर ज़ल्मी में हम मेहरान मुमताज़ की बात कर रहे हैं कि 2 मैचेस से मैच नहीं मिले थे, 2 मैचेस में मैच मिले उन्होंने, एक मैच में 10 डॉट बॉलें की हैं, 2 विकेट्स नहीं ली, अगले मैच में 2। एक्सेप्शनल बॉलिंग करा रहा है। ये चीज़ होती है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हो उनके साथ यहाँ लीगों में खेल रहे होते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। क्लब क्रिकेट हो गई या डोमेस्टिक हो गई, उसमें आप खेलते रहते हैं, मगर निखार तभी आता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपकी स्ट्रेंथ तभी पता लगती है कि जब आप इंटरनेशनल प्लेयरों के सामने परफॉर्म करते हुए अच्छी परफॉर्मेंस दें तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आपका गेन होता है। सर ये भी बताइएगा कि आज जो आप दोनों से सवाल कर लेते, वैसे आपसे करना था लेकिन आप चिप इन हो गए, कि आज सर जो कराची था उसको लाहौर जाके जो है ना फतह नहीं कर सका। अक्सर ये होता था कि लाहौर वाले वहाँ पे जाके कराची को फतह करते थे, कराची वाले यहाँ पे आके लाहौर को फतह करते थे, लेकिन आज कराची ने ना अपना किला फतह नहीं होने दिया, मजबूती से अपने दरवाज़ों को थामे रखा। स्ट्रेंथ अच्छी थी ना उनकी। एक तो 179 में ऐसा है कि आप इसमें मैच में जो है फाइट कर सकते हैं आप, और फाइट यही थी कि बैटिंग पिच थी नो डाउट, उसमें बाद में जो पार्टनरशिप लगी है वो इंपॉर्टेंट थी। कराची के ऊपर से पार्टनरशिप नहीं लग रही है, शान मसूद हो गए, सफर्ट हो गए, 2-3 दफ़ा स्पिनरों पर स्ट्रगल कर रहे थे, आउट हो रहे थे, तो 50 रन की पार्टनरशिप लगी, बीच में चिपिन किया है, और उसके बाद नियाजी जो खेल रहे हैं वो मिडिल में 4-5 पे खेल लेते हैं आके। अंदर अली एक स्ट्रेंथ ऐसी है, एज ए ऑलराउंडर प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान टीम में भी, या अंडर 19 लेवल से भी वो खेलते हुए बुढ़े हो चुके हैं। देखें बुढ़े तो फिर पॉलिट भी हो गए हैं, बुढ़े तो फिर बहुत सारे और भी प्लेयर हो गए हैं, ये तो मौका मिलने की बात है और अपने आप को प्रूफ करने की बात है। अगर आप खुद परफॉर्म करते रहेंगे, बुढ़े जो है ओल्ड इज गोल्ड ने भी कर दिया ना, बुढ़े लोग कहते हैं ना, जैसे चाचू को कहते हैं इफ्तिखार चाचू, आगे से हमें कह रहे हैं बुढ़ा होगा। हाँ, तो चाचू को चाचू चाचू कहते हैं, ग्राउंड में ऐसे देखते हैं तो बुरा लगता है उनको कि यार मुझे कोई यंग बोले ऐसे। तो जिस तरह की वो नहीं खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग मुल्तान सुल्तान की तरफ से। चाचू ने तो थोड़ा सा ज्यादती भी की है ना, खुद 43 के लिखवाया और 33 है। ये तो मजाक बन रही है ना, अगर वो भी 43 लिखवाते तो सारे ही कहते। ये तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना, आप सबकी पोले क्यों खुलवा रहे हैं मेरे से फिर? क्यों जाकर भी आप बताएंगे फिर? ठीक है, जिसने जो लिखवा दिया, जो उसके डॉक्यूमेंट में उम्र है वही उसकी उम्र। एक्सेप्ट भी तो वही करते हैं ना फिर, किसी भी एक्सेप्ट भी वही कर लेती है। शायद अफरीदी सारी उम्र जो है वो इस एज छुपा के खेलते रहे। तो चले वो हमारे प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं इनकी उम्रें हम ब्रेक में डिस्कस करते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो फिर स्कोर कार्ड्स भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे प्लेयर टू प्लेयर के क्या कुछ किया है आज के मैच में कराची ने और लाहौर कलंदर्स ने। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, पहले अगर लाहौर की बैटिंग के ऊपर नज़र डालें, लाहौर कलंदर ने आज अच्छी बैटिंग की और कुछ चेंजेस भी की थी। टॉप ऑर्डर की अगर बात की जाए तो साहिबजादा फरहान वहाँ पे नहीं खेल रहे थे, हालांकि फरहान रन्स बना रहे थे, फ़खर रन्स नहीं बना रहे थे, लेकिन फरहान जो है वो आज की टीम में मिसिंग थे। अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया गया, उससे पहले ताहिर बेग को मौका दिया गया, लेकिन ताहिर बेग ने शायद उस तरह से मौके पे फ़ायदा नहीं उठाया, कैपिटलाइज नहीं किया। जिस तरह हसन भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेहरान मुमताज़ को मौका मिला तो उसने कैपिटलाइज किया, सो इस तरह ताहिर बेग ने कैपिटलाइज नहीं किया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने गुस्सा ज़रूर उतारा है। ज़रा स्कोर कार्ड देखेंगे तो उसके बाद हम आपको बता सकेंगे कि क्या कुछ किया है फ़खर जमान ने। और ये देखिए जी, बेग 4 रन बना के आउट हुए 7 गेंदों पे। फ़खर जमान एक्सीलेंट 54 इन 35 डिलीवरीज, अब्दुल्ला शफीक 55 इन 39 डिलीवरीज, शाह होप 9 इन 11, शाहीन शाह अफरीदी 1 रन बना सके 3 गेंदों पे, सिकंदर रजा 22 इन 16 डिलीवरीज एंड डेविड वीसे 24 इन 9 डिलीवरीज। अच्छा शाकिर भाई, अगर बात की जाए ये जितना भी स्कोर कार्ड देखें तो इसमें आज भी जो है वो सिकंदर रजा को उनके पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। उससे पहले कप्तान आ गए और कप्तान के बाद वो आए, लेकिन वो फिर भी 22 रन करके वापस गए, बल्कि नॉट आउट गए। देखिए इस पूरे पीएसएल में बार बार वही बात करते हैं, कलंदर की परफॉर्मेंस इसीलिए बुरी है, कलंदर्स ने ब्लंडर किए हैं बहुत बड़े। मुझे नहीं पता इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्यों सोचना शुरू हो गए शाहीन शाह अफरीदी की, अपनी
जो स्ट्रेंथ है, ठीक है राशिद खान की एब्सेंस और हारिस रऊफ के अनफिट होने के बाद ज़रूर उनको दचके थे, लेकिन इतना भी पोटेंशियल वाइज वीक टीम नहीं थी जिस तरह उसका रिजल्ट आया कि टोटल पूरे PSL में वो एक मैच से जीत सकी है। उसकी यही वजह है कि उसने कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट शायद ज़्यादा कर लिए हैं इस टूर्नामेंट में उन्होंने। और बाकी सिकंदर रजा जो इससे पहले ILT T20 में बेस्ट प्लेयर के तौर पर वहाँ परफॉर्म करके आए हैं, वो आज से 15 दिन पहले कोई यूरोप में नहीं करके आए, कोई किसी सीना कंट्रीज़ में नहीं करके आए, वो एशिया में करके आए। इन्हीं विकेट्स पे इन्हीं हालात में उन्होंने किया। तो उसके बावजूद अगर उनको जो है वो यूटिलाइज़ ना करना, या तो कहीं उनके जहन में कोई इनसिक्योरिटी है सिकंदर रजा के हवाले से कि इसको स्टार ना बनाना ना बन जाए, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन आज भी खुद आ जाना और उसको ना भेजना, और पिछले कई मैचेस में भी ऐसा हुआ, फिर उसकी बॉलिंग को उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया गया शुरू के मैचेस में। तो ये बिल्कुल एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है जिसका रिज़ल्ट भी सामने है। लेकिन आज की मैं इनिंग्स में जो डेविड वेजे के 3 छक्के हैं एंड ऑफ द इनिंग्स आके उन्होंने जो 9-10 बॉलों पर 25-26 रन किए हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट डाला है। उस एक अच्छे टोटल तक बहरहाल ले गए थे इस, और देखा है वो आपने कि कितना कम्पिटिटिव टोटल था कि आखिरी गेंद पर जाकर कराची ने। सर ये शाकिर साहब ने जो बात की ना कि ये बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, जिस तरह डेविड विजे की बात कर ले, उनको वो मुर्शद कहते हैं, और मुर्शद 6-7 मैचेस में तो गायब रहे, लेकिन जो ही मुर्शद वापस आए इस्लामाबाद से मैच जीत लिया, और आज का मैच भी ऑलमोस्ट आखिरी गेंद तक गया। सो मुर्शद का बड़ा इम्पैक्ट है। इसी तरह राशिद खान का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन मुर्शद ने वापसी आते हुए कमाल किया। बिल्कुल एज ए ऑलराउंडर जो देखें आप, तो एक ही फ्रेंचाइज से जुड़े हुए काफ़ी सालों से, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर भी, वो एक वीक पहले आ जाते हैं, कुछ बच्चों को अपनी टिप्स भी देते हैं यहाँ पर लाहौर के अंदर में जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम में, मगर पेस ऑफ भी करते हैं एज ए ऑलराउंडर है, रिड्यूस करके स्लो वन भी करते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस काफ़ी है उनको। मगर वही बात है कि अभी 4 से 5 मैच वो अनफिट रहे, उसके बाद वो फिर नहीं खेल पाए, तो वहीं से क्लैप्स आया लाहौर के अंदर में। अब ये एक मैच जो अगर ताहिर बेग को आपने दिया है, तो एक मैच में प्लेयर का पता नहीं लगता। पिछले 3 साल से अगर देखें तो एज ए विकेट कीपर ताहिर बेग खेल रहे हैं, और ग्रास रूट लेवल पे भी खेलते रहे, काफ़ी इमर्जिंग कैम्प में भी इनके पास रहे, लाहौर के अंदर में ही इनकी प्रोडक्ट है, वहाँ पर खेलते रहे। मगर एक मैच में एकदम से आप परफॉर्मेंस नहीं देते, मगर फिर भी इतनी अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि अगर मुझे ये मौका मिला है और साहबजादा फरहान जैसा इनफॉर्म बैटर्स की जगह, तो मैं परफॉर्म करूँ। और यही चीज़ है कि कहीं ना कहीं शफलिंग नज़र आ रही थी बीच में। शाम मसूद की हमने जिक्र किया कि वो नीचे आ गए हैं 4 पे 5 पे, तो आपको शफल करना पड़ता है। एक चीज़ फैक्टर अच्छा था कि अब्दुल्ला शफी आपके टेस्ट ओपनर और T20 में भी अभी 50 ओवर्स में भी ओपनिंग करी, वो पिछले बिल्कुल कलर ऑफ नजर आया काफ़ी नहीं। आज उन्होंने 50 रन उनको खिलाया नहीं गया, तो उनको मैच खिलाया नहीं गया, एज ए 12 मैन आए, स्लिप में उन्होंने कैच लिए। तो कैप्टनसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और आकिब भाई भी वहाँ पर हैं खुद, और बहुत सारी मैनेजमेंट की टीम भी है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है जिसमें 6 से 8 कोचेज होते हैं टीम के साथ मुसलसल। तो क्या ये सजेशन नहीं ले सके, क्या उन्होंने प्लान नहीं किया हुआ था? मशवरे देने वाले अलग होते हैं, नहीं मशवरे देने वाले अलग होते हैं, मगर एग्जीक्यूट करने वाले जो है ऑन द फील्ड होते हैं। जब आपको वो रिजल्ट प्लेस लेना होता है, वो कैप्टन लेता है, और कोचेस का भी काम होता है। तो वहाँ टीम जो कॉम्बिनेशन है 11 टीम जो है, वो एज ए कैप्टन शाहीन शाह ने यूटिलाइज सही से नहीं किया। अगर वो मजीद बैटिंग में थोड़ा अप एंड डाउन या कुछ चेंजेस ऐसी करते, तो वहाँ से लाहौर के अंदर जो है वो 1 पॉइंट और वो 1 विन से जीती है। इसके अलावा फिर ये पोजीशन देखने नहीं मिलती। सर अगर फ़खर ज़मान की बात की जाए तो आज वो 50 करने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी 50 या उनका 100 जो है उसके लिए इतना इंतज़ार करना पड़ता है कि आप ये कह सकते हैं कि ट्रेन छूट जाती है। लेकिन फ़खर ज़मान जो है वो बिल्कुल ट्रेन छूटने के बाद कि उनको जो है ना नींद से बेदार होते और अपनी 50 करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह जब पिछले कुछ अरसे में जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे थे उस वर्ल्ड कप में भी, हाँ ट्रेन जब छूट गई तो जब दोबारा आए तो उन्होंने जो है वो एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल ली। आज भी कुछ ऐसा ही किया फ़खर को, और फ़खर के साथ इशू कुछ अरसे से चल रहा है। फ़खर आप अगर जिसमें हीरो बने थे वो 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी, तो फाइनल में जाकर उन्होंने वो सेंचुरी की थी। लेकिन ये फ़खर को आप मतलब आप टीम से इसलिए जुदा नहीं कर सकते। फ़खर एक ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है कि आपको किसी ऐसे मैच में आकर वन साइडेडली आपको मैच जिता जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही हैं। यकीनन लाहौर के अंदर उस पर बहुत रिलाई करता है, और उसने लाहौर के अंदर की फतवात जो माजी में उसमें उसका किरदार भी रहा है। तो इसलिए फ़खर को वो बहरहाल आखिरी हद तक चांस देते हैं कि जब तक कोई अनफिट ना हो, वरना नॉर्मली मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट उनको करनी चाहिए थोड़ा सा। वो जो जहाँ हिटे मारते हैं ना, वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। फ़खर का सबसे शुरू से एक प्रॉब्लम रही है कि उसका वो एक साइड का स्ट्रॉन्ग, एक साइड इसकी स्ट्रॉन्ग है, वो अब मुश्किल हो जाती है। कितने अरसे तक आप उससे बच पाएंगे? देखें टीम में अब बड़ा जो स्टैट्स के साथ बड़ी प्लानिंग के साथ आती है, और डाटा एनालिस वगैरह साथ हर टीम ने अब रखे हुए हैं, उसके मुताबिक गेम प्लान बनाते हैं, और अगला जो टीम है उसको काउंटर करते हैं। तो इसलिए अब फ़खर की वो वाली जो कामयाबियाँ हैं वो उस तरह से नहीं है। लेकिन जिस दिन उसको लक मिल जाती है, जिस दिन उसको कोई चांस मिल जाता है, कोई माड़ी टीम मिल गई, कोई बल्ला सीधा हो गया, तो उस दिन उसने जो है वो तबाही स्पिनर भी फंस जाते हैं। जब भी देखिएगा आप वो फास्ट बॉल पे खेल रहे होंगे, अच्छा
दूसरी अपोजिशन टीम के कैप्टन और स्पिनर लगा वो देते हैं प्लान और करके आएंगे ना, वो देखेंगे on-side उसकी पे खेलते वीकनेस हैं। क्या है, फिर उसको फील्ड प्लेसिंग ऐसी, और फिर बाज़ ये होता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड आ जाते हैं जिन बाउंड्रीज का फर्क आ जाता है, कहीं 60 मीटर हो गई, कहीं 50 मीटर का, ये ऑन ऑफ का जब फर्क डाल के बॉलर आ जाता है उसमें लालच भी वो देना फंस जिसे जाते कहते हैं, हैं। उसमें भी फंस जाते हैं। तो फ़खर इज़ नॉट लाइक सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक जो तकरीबन चारों तरफ शॉट्स उनके पास हैं। मैं उन दोनों को अगर लेफ्ट राइट का कोई रिसेंट में बाबर आजम के अलावा कोई मिसाल पेश कर सकता हूँ तो अच्छे प्लेयर हैं जिनके पास कंप्लीट ग्राउंड की, सारे ग्राउंड की शॉट्स हैं। फ़खर बरल आप उसको एक अपनी रीच में आप दे देंगे तो वो आपको ऑन साइड पर, ये तो आपने बोला ना रीच में, वही देखा जो थोड़ा माठा बदर बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस दिन अब उसको, ये माठे बदर तो है नहीं, कंपटीशन का दौर यही वो वजह है जिस वजह से फ़खर अब उतने कामयाब नहीं है। जसप्रीत बुमराह आए थे इंडिया के, बॉल करे थे, पता लग गया था कहाँ खेलते हैं फ़खर। सर यही और वहीं बात से है, उनको out किया जो टीम फ़खर के खिलाफ प्लान करके आती है और प्लान एग्जीक्यूट करती है आगे ग्राउंड में, फ़खर उसके सामने नाकाम ही रहे हमने। लेकिन सारी टीमें बाज़-औक़ात नहीं अच्छे प्लान करके आती, कभी कभी उनके प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते, तो फ़खर का वहाँ दिन चांद निकल आता है और वो सूरज की तरह फिर चमकना शुरू कर देता है। तो बहरहाल इस लेट, बट बहरहाल फ़खर को फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि हमें वर्ल्ड कप के लिए जाना है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़, बाकी उसमें फ़खर मेरा ख्याल है टीम का हिस्सा होंगे। अगर वो भी मोमेंटम पकड़ जाए तो PSL ये कैसे कह दिया आपने, यानी कि पहले से टीम बनाई थी आपने, शादाब भी हिस्सा होंगे, फिर दोबारा वापस वही टीम आएगी जो वर्ल्ड कप में चल रही थी, सवाल किया वैसे, वही टीम आएगी जो वर्ल्ड कप में चल रही थी, नवाज वही आएंगे, वही वर्ल्ड कप आएगा, वही T20 दोबारा आएगा। फिर जो प्लेयर परफॉर्मेंस देकर वापस आ रहा है उसको तो हम वेलकम करेंगे, और परफॉर्मेंस की बेस पर कोई आ रहा है तो उसको हम नहीं रोक सकते। देखिए हमें कोई लॉबिंग करके आ रहा है, कोई गेम प्लान के साथ आ रहा है तो उसको तो रोका जा सकता है। शादाब की ना, हमें शाकिर साहब शादाब की बैटिंग से ज्यादा हमें बॉलिंग के कंसर्न्स हैं। बैटिंग में 80 भी बना रहे हैं, 78 भी बना रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में उसी तरह पहले ही ओवर में आके 15-16 रन दे रहे हैं। 3 सालों में आपके पास 3 स्पिनर खेल रहे हैं, अभी तीसरा स्पिनर उसामा है, उससे पहले 2 स्पिनर खेले थे, नवाज और देखिए हमने उसामा को मौका दिया, नवाज को भी मौका दिया। उसामा भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर सके, नवाज भी कई मैच अब जीते हुए हरा गए हमें। तो उसके बाद अगर देखें शादाब ने परफॉर्म नहीं किया, टीम से बाहर चले गए। अगर परफॉर्म करके वापस आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनको आने देना चाहिए। और T20 में देखें अभी जून में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, उसमें क्वालिफाइंग टीमें बड़ी मेहनत कर रही हैं। आपको याद होगा कि क्वालिफाइंग में बांग्लादेश ने भी हराया है, बड़ी टीम वाले ने उस भी। क्वालिफाइंग जिस टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग टीमें होती हैं और आपको वीक टीम के साथ ज़्यादा मैच खेलने को मिल उसी जाता में है, हमारा पुल बनता है ना, नहीं उसमें रोला ये है कि उसमें confident हो जाते हैं। फायदे की बात ये है कि हमें मैच प्रैक्टिस अच्छी मिल जाती है बड़े मैचेस से ना। मैच अब प्रैक्टिस अच्छी आपको- मिल जाती है और फिर जब जाके बड़े मैच खेलते हैं तो वो प्रैक्टिस नजर आती है आपको। नहीं वो फिर आपकी यूटिलाइजेशन पे है, वरना अगर बड़े मैचेस में जिसमें आपको वीक टीम्स के लिए 2-4 मैच खेलने का मौका मिलता है बड़े मैच से पहले, तो मेरा ख्याल है वो मैच प्रैक्टिस के तौर पर लिया जाए। और अरे शाकिर साहब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये थोड़ा सा वेवर टॉपिक्स हो जाएंगे। अब आप आए हुए हैं तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सुना है कि, सुना क्या खबर है ये कि चेयरमैन PCB भी चाहते हैं, PCB भी चाहती है कि आपके जो वर्ल्ड कप का आप जिक्र हुआ तो मेरे ख्याल वर्ल्ड कप की तरफ चला गया कि आपके प्लेयर्स को काकुल जाके ट्रेनिंग दी जाएगी जहाँ पे आर्मी के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। सो ये कैसा फैसला है? मेरा ख्याल है ये वाले फैसले माजी में भी मिल जाते, जब मिसबा हुआ करते थे कैप्टन, हम भी थे उसमें, आप उसमें थे, तो वो एक ऐसा माहौल है काकुल का, एक मौसम बड़ा अच्छा है वहाँ पे, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, और एक डिसिप्लिन माहौल है। फौजी माहौल में आप आ जाते हैं, आपकी लाइफ के अंदर हमारे क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर हैं वो बड़े इनडिसिप्लिन। उस वक्त काकुल जाके हमारी टीम टेस्ट में नंबर 1 आई थी। यस, हाँ, समोसे पकोड़े पराठे छोड़ने पड़ते हर हैं। चीज़ को, मतलब वहाँ फौजी माहौल में आपको कंट्रोल कर लेते हैं वो। यहाँ पर आपके मामा चाचा दादू, आप क्योंकि जहाँ पर आप कैंप लगाते हैं ना लाहौर में या कहीं भी, वहाँ पर आपकी पेनिट्रेशन इतनी हो चुकी है, आपकी फील्डिंग इतनी फैली हुई है कि जितनी भी मर्जी कर लें कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती है। तो वहाँ एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन में अगर टीम को डाला जाएगा, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि उनको एक, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं दे रहे। मैं इवन बाबर आजम की बात करूंगा, वो भी फुली फिट नहीं है, उनका भी पेट निकला हुआ है, बाकी तो प्लेयर दूर। आजम खान जाएंगे उस कैंप में? आजम खान को तो लाजमी भेजना चाहिए, बल्कि उनको आजम खान को एडवांस में भेजना चाहिए। फिटनेस की बात की है तो वो 24 करोड़ के आवाम बच्चे जो रोज सुबह शाम जिम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि क्या उस कैंप में जाएंगे, वहाँ आजम खान ट्रेनिंग करेंगे? नहीं, अगर आजम खान जाते हैं तो मेरा ख्याल है अगर उनका नाम वैसे भी टीम में नहीं है तो उनको वैसे ही भेज दें साथ, कि वो जाएं वहाँ, उनका कुछ तो उनका फैट टूटे, मेरे ख्याल उनकी किसी फौजी ट्रेनर के हाथ चढ़ गए। आजम खान को जितना भी नोट किया ना SPSL के, उनका नेचुरल उनकी प्रायोरिटी नहीं है, बस वो कहते हैं मैं जिस तरह हूँ इसी तरह खेलूंगा, किसी ने खिलाना है खिलाए, किसी ने उन्होंने नहीं अपने खिलाना आप ना को खिलाए। बहुत रिलैक्स कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। लेकिन मैं काकुल वाली जो ट्रेनिंग है वो बहरहाल पाकिस्तान की टीम को बहुत सपोर्ट करेगी उनकी, क्योंकि एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के लिए वो जा रहे हैं। उससे पहले अगर उनको एक तो उनकी टीम में डिसिप्लिन आ जाए, उनकी एक ट्रेनिंग डिसिप्लिन, एक होता है ना वर्क एथिक्स हमारी टीम में अब कहीं नज़र नहीं आ रही उस तरह से, वो दोबारा से एक कहते हैं ना रिफ्रेशर कोर्स है एक तरह का, कि आपको एक आदत डालनी है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है, तो वो काकुल वाली वो ट्रेनिंग बड़ी मैटर करेगी। मतलब 8 मार्च तक शायद वो है वो
कैंप जो शेड्यूल बना हुआ है, और उसमें शायद रमज़ान भी उसी में गुजरेगा, रमजान में उसमें तो वो एक अच्छा एक माहौल बन जाएगा और मेरा ख्याल है ये बेहतर रहेगा। सर आपसे डिफरेंट सवाल है, आपसे ये सवाल है कि क्योंकि अब एकदम इसके बाद मैं स्कोर कार्ड की तरफ जाऊंगा, बॉलिंग भी देखूंगा कराची की, लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये भी किया कि आपके रावलपिंडी का ग्राउंड आपका गजाफी स्टेडियम और कराची का ग्राउंड जो नेशनल स्टेडियम है जहाँ पे आप खेले और बड़े हुए और पाकिस्तान खेले फिर बाद में, ये तीनों के तीनों अपग्रेड किए जाएंगे, डबल स्टैंड किया जाएगा कराची को। पहले भी अपग्रेड किया गया था नहीं, अब जो डबल स्टैंड जिस तरह नीचे स्टेयर्स अलग होंगी फिर ऊपर स्टेयर्स अलग होंगी, एलईडीज नहीं लगाई जाएंगी, सो वक्त की ज़रूरत है। हमारा पिंडी के अलावा ना कोई भी स्टेडियम कोई अप टू डेट नहीं है। देखिए, एक तो कराची में आप कह रहे हैं पिंडी स्टेडियम थोड़ा सा ओपन एरिया है और स्टेप जब बनेंगे तो ज़ाहिर बात है एक हाइट पे जब जाता है ग्राउंड, हम जितनी भी डायमेंशन ग्राउंड की दुनिया में देख रहे हैं, हम खुद भी खेल के आए, लॉर्ड्स में गए, हेडिंगले में, हर जगह गए, ऑस्ट्रेलिया में भी ग्राउंड स्लोप में बनते हैं हमेशा से, ऐसे करके बनते हैं। हमारे यहाँ ऐसे पिलर खड़े के नहीं बनते तो जितने भी ग्राउंड पाकिस्तान में बने हुए वो पुराने स्ट्रक्चर के बने हुए पिलर पे खड़े हुए हैं। जो कराची में क्राउड नहीं आ रहा, उसका मकसद ये आने का कि जो इतने महंगे महंगे टिकट लेके आ रहे हैं उनके सामने पिलर आ रहे हैं और वहाँ से उनको वो प्लेयर की फील्ड नज़र नहीं आती, बॉल टू बॉल वो जगह नज़र नहीं आती है। इसकी वजह से अगर हेड पे ऊपर देखें कराची में स्टेडियम में, तो मुझे याद है कि अभी 3 से 4 साल पहले भी जो काफ़ी काम हो चुका है और पीसीबी ने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए थे वहाँ पर। और जब भी अगर देखें तो वही वाली बात, बारिश आता है तो पानी आता है, और पानी इतना आया था कराची में कि काफ़ी सुखाना मुश्किल हो गया था वहाँ पर, क्योंकि नीचे भी लाता है लेवल। तो स्टेज बनानी पड़ेगी, और पेशावर स्टेडियम बन रहे हैं या दीगर स्टेडियम बन रहे हैं तो खर्चा तो आप कर रहे हैं, मगर खर्चा उन डिज़ाइनों के तहत करें कि जो अभी देखें इंडिया की मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पर कितने उन्होंने 22 से 23 नए ग्राउंड बनाए नए, और उसकी डायमेंशन कैसे हार्ट अटैक कितने ज़बरदस्त है वो दुनिया को पता है। तो अगर जहाँ खर्चा लगा रहा है पीसीबी वो आवाम के लिए लगाए, उस जगह पर लगाए क्रिकेट के सपोर्टर्स के लिए, कि जहाँ पर कंफर्टेबल एरिया उनको मिले बैठने का और बॉल टू बॉल मैच नजर आए। तो यही चीज़ें, बजट तो बहुत ज़्यादा आता है मगर वो स्पोर्ट्स पे होना चाहिए खर्च, ग्राउंड फील्ड पे होना चाहिए, और जो ग्रास रूट लेवल के ग्राउंड है उन पे होना चाहिए, जो कि फर्स्ट क्लास में जो मैचेस चल रहे हैं। शाकिर साहब, अगर ग्राउंड बनाने हैं ना आपने, तो मैं कहता हूँ कि पीसीबी को एक ही दफ़ा कह दे खर्चा करके स्टेट ऑफ द आर्ट बना दे। ये नहीं कि इसी तरह आप ऊपर जो है छत डाल दें और फिर बाद में सिकंदर बख्श साहब को कह दें और वो बार बार अपनी अंग्रेजी कमेंट्री में आइकॉनिक पे इतना फोकस करें कि हम आइकॉनिक मानना स्टार्ट कर दें। आइकॉनिक तो हमारे पड़ोस में स्टेडियम बने हुए, आइकॉनिक जहाँ से आप आए साउथ अफ्रीका में वहाँ से बने हुए, जहाँ से उससे पहले आप गए थे इंग्लैंड में वहाँ पे बने हुए, ऑस्ट्रेलिया में बने हुए, यहाँ पे तो आइकॉनिक वाला कोई सीन नहीं है। मेरा ख्याल है इस पाकिस्तान में प्रॉब्लम सिर्फ यही रही है कि आप मेरा ख्याल है पिछले 6 साल में 7 वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के चेंज हुए हैं। पीसीबी के चेयरमैन का भी तकरीबन इसी तरह करा है, वो 14 हुए होंगे। कंसिस्टेंसी आपकी पॉलिसीज में नहीं है। कोई एक आप हैं चेयरमैन पीसीबी, आपने कोई प्लान दिया, बाद में मैं आऊँगा, मैं आपको रद्द करके नया प्लान दे दूँगा, तो इसलिए वो फिर डेवलपमेंट में भी उसका असर नज़र आता है। कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है अभी तक पीसीबी में कि हमने ये एक मास्टर प्लान बना लिया है कि ये हमने आइडेंटिफाई, जिस तरह आपने कहा 3 स्टेडियम आइडेंटिफाई कर ले। मैं अब भी समझता हूँ कि कराची में अब कैपेसिटी सॉरी इस वक्त भी काफ़ी है। पिंडी की ज़रूरत है। पिंडी में हम कल भी, अगर कल के मैच को भी देख लें, जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे इतने बाहर थे, और पिंडी स्टेडियम में एक ये इशू है कि इसमें आप मज़ीद आपको उसको वाइड नहीं कर सकते। इसको ऐसा आप डिज़ाइन करना है कि इसी के ऊपर आपको इसकी कैपेसिटी को एनहेंस करना है और उससे से खूबसूरती भी बढ़ेगी। व्यूवरशिप के लिए भी एक अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। दुनिया भर में हमने देखे, डबल आप करके नीचे भी स्टेयर्स कर दें, हमने देखे किस तरह छोटे छोटे स्टेडियम भी, मतलब वंडर स्टेडियम जो मैंने वंडर स्टेडियम देखा है स्टेडियम साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग वाला, वो बहुत वाइड नहीं है, उसका भी कैपेसिटी और उसकी जो लैंड एरिया शायद पिंडी स्टेडियम जितना हो, लेकिन उसको इतना अच्छा उन्होंने प्लान किया है, उसको इतना अच्छा डिज़ाइन किया है। वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट लाए आप, जिन्होंने दुनिया भर के स्टेडियम डिज़ाइन किया, आपने लोगों से नहीं करवाए, कोई अच्छा एक आर्किटेक्ट ले आए, वो आके आपको प्लान करके दे, डिज़ाइन कर दे, उसको एग्जीक्यूट करें, और वो मेरा ख्याल है उससे बहुत बेहतर स्टेडियम बन सकते हैं, उससे बहुत बेहतर स्टेडियम बन सकते हैं। जी शाकिर भाई साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, ज़रा मुझे दिखाइएगा जी बॉलिंग कार्ड कराची किंग्स का बॉलिंग कार्ड देखते हैं, और उसके बाद हसन रज़ा साहब से जो है वो बॉलिंग कार्ड के हवाले से पूछेंगे। फिर ब्रेक होगी तो उसमें इनको एक कप जो है वो ग्रीन टी का पिलाया जाएगा। शोएब मलिक जी 3 ओवर्स में 28 रन दिए, आज थोड़े से महंगे रहे बॉलिंग में। ब्लेसिंग मुदर रबानी 4 में 40 पर कराची जाके मुदर रबानी थोड़ा सा आज हल्के हो गए थोड़े से, 1 विकेट लिया, इनको आड़े हाथों लिया फ़खर जमान ने भी। अनवर अली 4 पे 36 1 विकेट लिया। हसन अली 4 ओवर्स में 30 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किया। और मोहम्मद जायद 1 पे 27 2 विकेट हासिल किए। पोलार्ड ने 1 ही ओवर करवाया, 11 रन दिए। सर मैं बात करना चाहूँगा मोहम्मद जायद, पहला मैच पोलार्ड का पहला ओवर जी, ये पहला ओवर है इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन पाकिस्तान ने ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जायद पे। इन्वेस्ट क्या किया कि जायद की परफॉर्मेंसेस ही इतनी ज़्यादा थी कि उसको टीम में कैरी करना मजबूरी बन गई, लेकिन बाबर आजम ने उनको कैरी ही किए रखा।
उनको मौका नहीं दिया, तकरीबन 3-4 साल जायद टीम के साथ रहे, टीम के साथ रहेगा। एक चंद ही मैच खेले, कितने मैच खेले मुझे आइडिया नहीं, मेरे ख्याल चंद ही है, 2 होंगे या 3 2 या 3 होंगे। डोमेस्टिक तो काफी खेलते रहे वो किसी टीम के। लेकिन अब देखें कि वो जो रियाजत थी उनकी फर्स्ट क्लास की, वो जो पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे, वो अब इस पूरी आप PSL में देख लें कि वो शो हो रही है। वो हर मैदान में, पिंडी में भी साजगार रहे, कराची में भी साजगार है, और आने वाले दिनों में भी जायद आपको विकेट लेते हुए नजर वो उनका एक चीज वो ये बता, जो इंप्रूवमेंट नजर आई है वो यही आई है कि डोमेस्टिक लेवल, वो डोमेस्टिक लेवल उन्होंने खेला हुआ है। अभी जितनी भी टीमें थी, पाकिस्तान का हुआ T20 का, उसमें खेले, जो सिंध की तरफ से टीम खेली थी वहाँ उसकी तरफ से भी खेले, लंबी बॉलिंग भी उन्होंने की है। तो पहले से मैंने इनको देखा काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, बॉल को वेरिएशन से करते हैं, लेग स्पिन स्लिप लेके भी बॉलें कर रहे हैं, गुगली बॉल भी कर रहे हैं, अच्छी बॉल कर रहे हैं। तो 4 ओवर में 34 रन देख के देखें, 1 विकेट लिए, और बॉलिंग इकोनॉमी देखें तो इनका बेहतर होता जा रहा है। स्पिनर्स का यही होता है कि जब तक वो अगर विकेट टेकिंग भी ना हो तो वो रन्स भी रोकना जानता हो, और यही चीज़ नजर आई है, पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। और हम ये बता रहे हैं कि जितने प्लेयर्स हैं अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के सामने जाके बॉलिंग करेंगे या खेलेंगे, जब तक आप अपने डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ पर टर्फ पिचों पे खेलेंगे या ऐसे लेवल पे, तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट होगी। वो इंप्रूवमेंट नजर आई है जाहिर की। ठीक हो गया। हसन रजा साहब और शाकिर भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब ज़रा सा नज़र डालेंगे कराची की बैटिंग के ऊपर। कराची ने आज कमाल किया, ओपनिंग भी अच्छी की, उसके बाद मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो कैरन पोलार्ड हमें फेल होते हुए नजर आए, लेकिन कैरन पोलार्ड के आउट होने के बाद जिम्मेदारी संभाली, एंकर रोल प्ले किया, तमाम तर बल्लेबाजों के साथ खेले शोएब मलिक, और बिला आखिर मैच फिनिश भी किया। और उनके साथ काफ़ी ऐसे बल्लेबाज भी थे जो स्ट्राइक रोटेट भी करते रहे, बाउंड्रीज भी लगाते रहे, चौके छक्के भी लगाते रहे। ज़रा स्कोर कार्ड देखेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आज कराची किंग्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी नजर आई। और अगर कराची अगला मैच जीत जाती है और कल का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान से हार जाती है, तो फिर कराची किंग्स आपको टॉप 4 में नजर आएगी, जो कि कराची के क्राउड के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए अच्छा होगा, ये अब सोचने वाली बात है। सैफर्ड को अगर देखा जाए तो ही गॉट 36 एंड 33 डिलीवरीज, बट व्हाट इनिंग्स फ्रॉम जेम्स विंस, ये भी फ़खर जमान की तरह लेट हो जाते हैं। आज 42 रन बनाए 27 डिलीवरीज में, और ये वाज सुपर। कप्तान शान मसूद तीसरे नंबर पे आए, जो कि कौमी टीम में भी इनका नंबर है, और आज अच्छा खेले, 24 रन बनाए 16 गेंदों पे। कैरन पोलार्ड गॉट आउट, तैयब ने इनको आउट किया। तैयब आज पहली दफ़ा PSL खेल रहे थे और 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। 3 रन बनाए पोलार्ड ने। मलिक 27 रन 17 गेंदें, और ये मलिक के जो रन थे ये मैच विनिंग रन थे। लेकिन जो मैंने पहले बात की थी हसन रजा साहब से कि न्याजी वो की फैक्टर थे। न्याजी ने जो 35 रन बनाए हैं वो 16 गेंदों पे बनाए, और यही वो फैक्टर था जिसने कराची को मैच जितवाया। क्योंकि शोएब मलिक ने किया तो न्याजी को सब भूल गए, और हसन अली 3 रन बनाए 2 गेंदों पे। अच्छा, ये डिफरेंट है, देखें 16 बॉलों पे जो है 35-36 रन कर रहे हैं, और भी 6 नंबर पे आ गए आप बैटिंग में। इंपॉर्टेंट होता है, हमने पहले ही बताया कि एक जो है वो पावर प्ले होता है 6 ओवर का, उसमें आप खेल रहे होते हैं। साइड बैट्समैन खेल रहे हो तो वो बैक टू बैक अपना एक एंड रोक के रखा होता है और स्ट्राइक रोटेट कर रहा होता है। जब 6 ओवर के बाद जब पावर प्ले खत्म होता है तो बिटवीन 6 से अगले 6 ओवर जो होते हैं वहाँ पर एक बीच में ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है कि चिपिंग करता है बीच में आके। तो ये 36 रन 16-17 बॉलों पे ऐसे बीच में आजम खान को अगर उठा के देखें तो वो भी कभी शदाब उनका नंबर 7 पे करते हैं, कभी 6 पे करते हैं, 5 पे करते हैं। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पर, क्योंकि बॉल की शाइन भी उतरी भी होती है, नया बॉल हो रहा होता है, थोड़ा सा पिच अगर साथ दे बैटिंग का तो वहाँ पर शॉट्स भी लगते हैं। तो एक टारगेट बैट्समैन जो एक बॉलर्स को करता है कि वहाँ पर एक 20 रन का वो राजा और वो लूट लेंगे। तो न्याजी का भी यही है कि वो फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं और फिर बैटिंग में 6 नंबर पे आके अगर नीचे कैरन पोलार्ड तो ऊपर चले गए वो बीच में आ जाए, उसके बाद हसन अली आ जाए या अनवर अली चिपिंग कर दें उनके साथ, तो और इनफ हो जाती है बैटिंग आपकी, और लंबे रन आप चेस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, और वहाँ से शोएब मलिक ने जो मैच को लेकर चले तो टर्निंग पॉइंट भी आपको वही था पूरे मैच का। इससे पहले शाकिर कि हम बॉलिंग कार्ड की तरफ जाएं, मुझे ये बताइएगा कि आज जिस तरह जेम्स विंस खेले, जेम्स विंस हमेशा से बहुत लेट कर देते। पिछली PSL में भी कराची किंग्स की जानिब से बहुत खामोश रहे, और बिल्कुल एंड पे आके उनकी जानिब से सेंचुरी देखने को मिली। और इस दफ़ा भी यही लग रहा है कि वो एंड पे आके, जब अभी भी उनकी टीम को तो ज़रूरत है, लेकिन अगर ये पहले खेलते तो शायद आज कराची किंग्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होती। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अब जब वो वापस फॉर्म में आ गए हैं तो अगर 1-2 मैच और जिता रहे हैं तो अभी टीम अभी उनकी एज पे ज़रूर खड़ी है, अभी गिरी नहीं है। तो यहाँ से अगर उनको बचा लेते हैं तो मैं ख्याल है इस नेवर लेट, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस से कोई ऐसा चमत्कार कर जाते हैं। वरना मुझे लगता है कि लाहौर और कराची वो टीमें हैं जो शायद अभी क्वालिफाइंग से बाहर हो जाएंगी। अगर इस तरह की 1-2 इनिंग्स और अच्छी हो जाएं, और अगर मैच वो आगे वाले तमाम मैच कराची जीत जाती है तो उनकी जो इनपुट आई है इस वक्त इस टूर्नामेंट में लेटर ऑफ में, वो बहरहाल प्रोडक्टिव हो जाएगी अपनी टीम के लिए, और टीम उनकी बच जाएगी इस कोलैप्स से। और हम उम्मीद भी करते हैं कि एक बड़ी टीम है कराची किंग्स,
बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, बड़े सिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका क्वालिफाइंग राउंड में जाना भी अच्छा होगा। ठीक हो गया। जरा जी दिखाइएगा स्कोर कार्ड लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग का, क्योंकि सुपरस्टार बॉलिंग है अभी भी। नेवरदलेस इसमें हारिस रऊफ नहीं है, इसमें राशिद खान नहीं है, लेकिन फिर भी शाहीन शाह अफरीदी तो हैं, इसमें जमान खान तो हैं, लेकिन आज शाहीन शाह अफरीदी को आड़े हाथों लिया न्याजी ने। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में 37 रन, 1 विकेट, 9.25 की इकॉनमी। जब 2-3 चौके लगते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी की 142 की डिलीवरी हमें नजर आती है। उससे पहले ये भी टाइम पास करते हैं। एहसन हफीज़ भट्टी साहब ने 1 ओवर में 17 रन दिए, जमान खान ने 4 में 41 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। जानदाद 1 ओवर में 9 रन दिए। तैयब वाज वेरी स्पेशल, 3 ओवर्स में 23 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। और अब ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी शानदार बॉलिंग करवाने वाले तैयब को 4 ओवर क्यों ना दिए गए। सिकंदर रजा 4 ओवर्स में 23 रन, 1 विकेट, और विजे 3 ओवर्स में 28 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा सर, इस बॉलिंग को देखा जाए हसन भाई, तो इसमें सबसे ज्यादा जो पिटाई है वो सुपरस्टार्स की लगी है। शाहीन शाह अफरीदी 9.25 की इकॉनमी, उसके बाद जमान खान 10.25 की इकॉनमी। इसके अलावा जिस लड़के की सबसे अच्छी इकॉनमी थी या जिसने विकेट्स लिए, तैयब ने 7.67 की, उससे तो चौथा ओवर भी नहीं करवाया। बिल्कुल, 1 ओवर रह गया, 30 रन दिए और 6 डॉट बॉलें की उन्होंने। यही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस देने वाली बात हम कर रहे हैं कि अगेन आपको पता है कि जब ऊपर मेन बॉलर है उनकी पिटाई हो रही है और फिर आप पिटाई करने के बावजूद आपके जो बॉलर्स रहते हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। 7 बॉलर यहाँ पर यूटिलाइज किए हैं, आपने देखा। डेविड ईजा भी नो डाउट चेंज ऑफ पेस करते हैं, वेरिएशन से बॉल करते हैं, एक्सपीरियंस बॉलर है, इतने ईजी हिट नहीं खाते। मगर तैयब के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि उन्होंने जो है 6 डॉट बॉलें भी किए और रन दिए, 3 ओवर किए। 1 ओवर और उनको कराना चाहिए था। कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम जिस तरह बता रहे हैं कि अगर कैप्टन जो है वो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देगा तो फिर वो वहाँ पर आउट भी करता है। ये टर्निंग पॉइंट था, अगर 1 ओवर और देते तो मे भी वो आउट करते और पार्टनरशिप तोड़ते या मलिक को आउट करते, किसी ऐसे प्लेयर को बीच में कि जहाँ से मैच जो है वो वापस आ सकता। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है देना बॉलर को ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप देखें कि बीच में कराची में भी अगर देखें तो पॉलर्ड ने आज 1 ओवर करवाया, 11 रन दिए, तो पहला ओवर किया है मेरे ख्याल में। पहली बॉल जो करवाई थी पता चल गया था कि उन्होंने ओवर नहीं करवाया। हाँ, काफ़ी अरसे से वो शादी से भी आए थे ना वहाँ पर, इतनी बड़ी शादी में गए हुए थे, वहाँ से आए थे, थोड़ा सा एक्टिव भी हो गए होंगे, बिरयानी वगैरह खाई होगी। हाँ, वहाँ पर जो बारबेक्यू और जो खाने लगे हुए थे वो सबको पता है दुनिया में, इसलिए। और रिहाना का डांस भी था, तो हाँ, सारी चीज़ें वहाँ पर थी, तो इसलिए कैरन पॉलर्ड है तो ज़ाहिर बात है अपने स्टाइल में रह के वो जो भी चीज़ होगी उन्होंने शायद खुद ही शायद मुझको मना कर दिया होगा कि अगला मैं नहीं कराऊंगा। एक तो कैरन पोलार्ड को थोड़ा सा ज्यादा भी तो इज्जत मिलती है ना, ससुराल में उनका इंडिया में ही है ना, तो इस इंडिया में हम मैक्सवेल का भी है, हाँ, इनका भी ससुराल ब्रेडली का भी है और बहुत सारों का ससुराल वहाँ पर है। अगेन जो आईपीएल है वो शुरू होने वाली है। हमारों का ससुराल ऑस्ट्रेलिया में है, टेंशन ना लें। हाँ, वसीम भाई का ससुराल ऑस्ट्रेलिया में है, बस। और भी शोएब भाई का ससुराल इंडिया में था, विकी भाई का भी। हाँ। अच्छा, अब चले जी जरा कल के मैचेस के ऊपर बात करते हैं। और कल एक बहुत बड़ा मैच है जो कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आखिरी मैच होगा संडे को। कल 2 बजे वो मैच शुरू होगा, तकरीबन 6 बजे तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उस मैच की रानाइयाँ होंगी। लेकिन ये कल आखिरी मैच है, अलविदाई मैच है, ट्वाइलाइट है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, जिसने तमाम तर रिकॉर्ड एक दफ़ा फिर तोड़े हैं। और वो जो बाइकॉट और इस तरह की खबरें थी, वो तमाम तर खबरें जो है वो रावलपिंडी में आके दम तोड़ गई। शायद कराची में आपको कल फिर सुनने को मिले, क्योंकि कल कोई उस तरह का मैच नहीं है कराची में। हाँ, कोयटा अगर हिम्मत करे तो कोयटा अपने क्राउड को कराची में ज़रूर पुल आउट करेगी। ज़रा हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं कल के मैच का, जो कि रावलपिंडी में होगा। मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीती है मुल्तान सुल्तान, 6 मैचेस जीती है यूनाइटेड। 42% विन परसेंटेज है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और 57% विन परसेंटेज है मुल्तान सुल्तान की। शाकिर साहब, इट्स अ वेरी क्रूशियल मैच फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर इस्लामाबाद जीतती है तो फिर इस्लामाबाद गो थ्रू कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन अगर मुल्तान भी ये मैच हारती है तो मुल्तान को भी डेंट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो टॉप टियर में है। अगर उनके पास ये पॉइंट्स नहीं होंगे तो इनसिक्योरिटी होगी कि कहीं पेशावर मैच हमसे जीत के ऊपर ना आ जाए या कोई और टीम ऊपर ना आ जाए। मेरा ख्याल है एक तो डे मैच है, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि बेनिफिट बैरल अपनी जो लोकल टीम है इस्लामाबाद उसको होगा। और शादाब खान भी ये चाहेंगे कि अपने होम ग्राउंड पर जो आखिरी मैच जीत कर टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें। मुल्तान जिस तरह से मुल्तान में परफॉर्म कर रही थी, मुल्तान से निकलने के बाद उसका वो मोमेंटम बहरहाल ना लाहौर में बरकरार रहा है, ना कराची में, और पिंडी में भी वो जो उसकी एक विनिंग स्ट्रीक बन गई थी मुल्तान में, वो ऑस्ट्रेलिया जो बने हुए थे, जी वो टूटा है। तो मेरा ख्याल है उसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल का मैच अगर वो अपनी एक पूरी टीम स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हैं, तो मेरा ख्याल है फेवरेट इस्लामाबाद यूनाइटेड होगी। सर, कल के मैच को आप किस तरह देखते हैं? दोनों बड़ी क्रूशियल टीम्स हैं, अच्छी टीम्स हैं, डाटा के ऊपर रियलाइज ज़्यादा करती हैं। वहाँ पे अली करीम डाटा यूज़ करते हैं, यहाँ पे
नकवी जो है, सॉरी बैग पार्डन, अली नकवी डाटा यूज करते हैं। कल डाटा वर्सेस डाटा का मुकाबला है, कौन जीतेगा? डेटा तो बाबर आजम का डेटा बोल दिया आपने, तो डेटा बहुत है उनके पास, मुसलसल रन वो तो एक ऐड में कहते हैं ना, हाँ डाटा वो तो वो इसलिए डेटा बहुत है, इसलिए रनों का अंबार लगाया उन्होंने। सही कहते हैं, वो अच्छा ऐड बनाया, सूट कर रहे हैं पे, जितना जितना एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करें उस तरह से ऑन द फील्ड आप परफॉर्मेंस भी दें, और अच्छा लगता है, लोग जो है अप्रिसिएशन देते हैं आपको। अगेन यही बात है कि शदाब वर्सेस, और जिस तरह मैच हो रहा है ये रिजवान, तो मुल्तान सुल्तान तो टॉप पे ही है, तो मैं रेकन मुल्तान सुल्तान का ही करूँगा, क्योंकि नो डाउट कि अच्छी टीम है। एक फैक्टर आपको पता है कि क्या है, वो यही है कि कॉलिन मिनरो हो गए या दूसरे जो सलमान अली आ गए, ये मेन बैटर्स हैं। आजम खान का मिडिल में रन्स करना वो इंपॉर्टेंट होता है। 3 प्लेयरों पे जो है वो मैच चल रहा है बीच में, शदाब ये खुद आगे परफॉर्मेंस दे देते हैं। ओवरऑल देखें तो एक कॉम्बिनेशन जो रिजवान ने बनाया मुल्तान सुल्तान का, वो आउटस्टैंडिंग है। बॉलिंग में भी देखें तो यंग प्लेयरों को चांस देते रहते हैं बीच में, पेस रिड्यूस करते हैं उनके बॉलर्स। डेविड विली बड़े एक्सपीरियंस बॉलर है, वो हमेशा इतने ईजी हिट नहीं खा रहे हैं थ्रू आउट इस PSL में। तो यही है कि मैं मुल्तान सुल्तान से जाऊँगा, अच्छी टीम है और उनके पास ऑप्शंस हैं बॉलिंग के भी। सामा मीर दोबारा फॉर्म में आए हैं वापस और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो गुड मैच देखने को मिलेगा। ये शख्स इस्लामाबाद में रहते हुए मुल्तान सुल्तान के साथ जा रहे हैं, ख्वातीन साथ देख लीजिए। अच्छा जी, थोड़ा सा अगले मैच की तरफ नजर डालते हैं। लाहौर कलंदर्स आखिरी मैच खेलेगी कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, कोयटा के होम ग्राउंड कराची नेशनल स्टेडियम में। और अब लाहौर कलंदर के पास हारने के लिए बहुत कुछ है, कोयटा के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोयटा चाहेगी कि वो जीते और किसी तरह से उनकी जो जगह है वो प्लेऑफ्स में पक्की हो। अगर कोयटा हारती है तो फिर कोयटा की भी इफ एंड बट्स में मामला चले जाएंगे कल के बाद। जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के माबेन। हेड टू हेड रिकॉर्ड के मुताबिक 17 मैचेस अभी तक खेले हैं लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिसमें से 10 लाहौर कलंदर्स ने जीते हैं, 7 कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीते हैं। 41% विन परसेंटेज है कोयटा ग्लैडिएटर्स का और 58% विन परसेंटेज है लाहौर कलंदर्स का। लेकिन इस साल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं शाकिर साहब, और इस साल लाहौर बिल्कुल एक डिफरेंट गंगा की तरफ जा रही है। वो वाली लाहौर नहीं है जिसने पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया था। इस दफ़ा तो मतलब डिफरेंट लाहौर लग रही है। मेरा ख्याल है लाहौर तो खैर अपना सारी किश्तियाँ लगती लाहौर दी है जिस हिसाब से खेल दी है, अपना सब कुछ डुबो चुके हैं, तो इसलिए उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर वो जीतते जीतते इस टूर्नामेंट से बाहर जाते हैं तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे। और जिस तरह से फ़खर जमान जाते टूर्नामेंट में कहीं जाग गए, अगर ये परफॉर्मेंस कल दे गए कराची में और कोई मैच भी नहीं नॉक खेल गए, तो फिर कोयटा के लिए फ़खर जमान भी पाकिस्तान की पुलिस की तरह बहुत लेट जागते हैं। बहरहाल जाग जाते हैं तो फिर मैच जिस मैच में वो जाग जाएं प्रॉपर, वो मैच ले जाते हैं। तो फ़खर की आज की इनिंग्स को देखते हुए अगर वो इस मोमेंटम को कल कैरी करते हैं और एक 50s को 80s या 100 तक ले जाते हैं तो मैच ले जाएंगे। और मेरा ख्याल है जिस तरह की बैटिंग ट्रैक दिख रहे हैं, लेकिन ये भी आप याद रखें कि कराची कोयटा ग्लैडिएटर्स का होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फ़खर आज का जो मैच की परफॉर्मेंस है उसको देख के मुझे लग रहा है कि अगर फ़खर कैरी किया है उन्होंने ये मोमेंटम, लेकिन फ़खर जिस दिन स्टार्ट दे जाता है, जिस दिन एक अच्छी बम्बार्टमेंट कर गया, तो वो टीम 200-210 तक वो टारगेट ले जाती है और वो फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है दूसरी टीम के लिए। और फिर शाहीन में भी वो दमखम आ जाता है, जब बोर्ड पे आपको 200 प्लस स्कोर लगाओ तो बॉलर वैसे ही थोड़ा जानदार हो जाता है, थोड़ा उसके पास मार्जिन ऑफ एरर भी बढ़ जाता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी कर लेता है, ज़्यादा जान मारता है और जोश थोड़ा सा हौसला भी आ जाता है। तो फ़खर ट्रम्प कार्ड होंगे कल लाहौर के लिए, अगर वो उस तरह की इनिंग्स को खेल जाते हैं तो फिर मेरा ये भी एक पॉइंट आ गया। अभी टिकर एक चल रहा है कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब, ये वही PCB वाले मोहसिन रज़ा नकवी साहब है जो कि वज़ीर दाखिला बनेंगे। जी, मोहसिन रज़ा नकवी साहब को जब उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो उनको कोई ऐसी लत लग गई है इक़्तिदार की कि वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। जब उनकी ख़त्म हुई वजारत सूबाई वज़ीर आला की तो उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट कर ली PCB में जब उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिए, चेयरमैन बन गए, तो उन्होंने मज़ीद तकदो शुरू की और अब तकरीबन ये कन्फर्म हो चुका है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला होंगे, क्योंकि वो वज़ीर नहीं कहलाएंगे, मशीर दाखिला कहलाएंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं। PCB के चेयरमैन भी होंगे। ये अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक आ रहा है। अगर तो मोहसिन नकवी साहब बन गए वज़ीर दाखिला तो फिर मैं ख्याल इतने लाडले नहीं है कि उनको सब ओहदे दिए जाएंगे। फिर मुझे लगता है कि PCB चेयरमैन के लिए नजम नहीं, ये जो बने हैं वज़ीर दाखिला, ये अपनी ख्वाहिश पे, अपनी तगोदो पे बने, बिल्कुल तगदो पे बनते हैं, या फिर उनको वैसे कहा जा रहा है कि हम आपको अकोमोडेट कर दें, हमने हमें साथ दिया। मोहसिन नकवी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेल कनेक्टेड पाकिस्तानी पर्सन है। पॉलिटिशियन भी हम उनको कहेंगे, क्योंकि देखिए एक बंदा 5-6 चैनल चला रहा है, फिर वो उसी लॉबिंग के तहत वो वज़ीर आला पंजाब बन जाता है और फिर इतनी अच्छी पर परफॉर्मेंस वाइज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पंजाब में, उस बुनियाद पर फिर वो चेयरमैन PCB भी ले जाता है।
जब चेयरमैन पीसीबी से वो अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं, अगर वज़ीर दाखिला बन जाते हैं तो वज़ीर आज़म के बाद गवर्नमेंट में सबसे मजबूत जो पोस्ट होती है वज़ीर दाखिला की होती है। और अगर उन्हें और वज़ीर आप दाखिला ये लगाकर समझते हैं कि ये भी हो सकता है कि उन्हें फिर अगर वाकई उनको लॉन्ग टर्म में लेके चलना है तो मुस्लिम लीग नून उनको पंजाब से सेनेटर इलेक्ट करके वज़ीर दाखिला भी बना सकती है। अगर ये हो जाता है तो फिर नजम सेठी के पास बहरहाल एक चांस होगा कि वो जाए नवाज शरीफ साहब के पास कि यार बस हो गया, मुझे वो उसको अब सारे सब कुछ इसको ना दें, मुझे भी मेरा हक दें। तो मेरा ख्याल है नजम सेठी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द चेयरमैन पीसीबी। सर कल कौन जीतेगा एक वार्ड में बताइए। कोयटा। कल कोयटा जीतेगा, दूसरा मैच लाहौर कलंदर से। शाकिर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप मायूस तो नहीं है ना, पिंडी में लास्ट मैच है कल, वैसे तो फ्रेश हो गए थे लेकिन सब मायूस हो गए मुझे लग रहा है। नहीं, अभी तो कल का मैच होगा, उसके बाद मायूसी उसके बाद होगी। लेकिन हम ये जाते जाते ये ज़रूर कह देते हैं पीसीबी को, तमाम फैंस को, मैनेजमेंट को कि पिंडी को ज़्यादा मैचेस और पिंडी के क्राउड को, पिंडी डिजर्व पिंडी के क्राउड को सलूट है। पिंडी के इस क्राउड को सलूट जी। खवातीन उज़ात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। शाकिर भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन उज़ात, मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।